गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो टाइप होता है, कितने प्रकार की होती हैं, उनका अध्ययन करने वाले हैं। उनमें से आज के सेक्शन में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के विषय में आपको बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो आपको बता दूं बच्चों कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर आप सुन लीजिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए हम लोग अपने सेक्शन को शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारी क्या होती है। तो आपको डिफिनीशन में बताया गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग यानी वेलोसिटी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है या नहीं करता है, तो क्या कहलाता है, हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। निर्भर नहीं करती है अगर कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे हमारा H2 + Cl2, इनसे हमारा बनता है HCl। तो ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, ध्यान रखना। दूसरी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये भी होती है N2 + 3H2, एरो का निशान 2NH3, ये भी हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। साथ ही साथ और तीसरी रिएक्शन हम लोग देखें तो हमारी होती है HI यानी 2HI, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H2 + I2। ये सभी हमारी कैसी हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ हैं। इनके विषय में बच्चों आपको बता दें कि ये सारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जो दोनों दिशाओं से पूर्ण होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। तो ये हमारी सबके सब कैसी अभिक्रियाएँ बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के साथ साथ ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हैं बच्चों। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है हमारी इस सेक्शन में, ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन भी हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हैं। तो दोनों क्वालिटी इनके अंदर पाई जाती है। तो ये सभी हमारी किसका एग्जाम्पल हो गए, शून्य कोटि की अभिक्रिया। फिर आपको बता दें कि बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो विकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको बता दें बच्चों, जो ये हमारे दिए गए हैं ये क्या हैं, ये हमारे हैं अभिकारक। इसका ये अभिकारक है, इसी प्रकार से इनका ये अभिकारक है। जो हमारे एरो के बाद बने हुए हैं ये हमारे उत्पाद हैं। उत्पाद को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, इन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इन्हें R से लिखते हैं और इन्हें हम लोग P से लिखते हैं। तो ये अभिकारक हैं और ये हमारे उत्पाद हैं। बच्चों ध्यान रखोगे कि अभिकारक क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक परमाणु अथवा अणु भाग लेते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। उनके फलस्वरूप यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो बच्चों अभिकारक और उत्पाद आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक क्या होता है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के सूत्र का निगमन करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का निगमन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि माना कि कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारी है, उसका अभिकारक A है और उससे उत्पाद हमारा P बन रहा है। P क्या बच्चों है, उत्पाद है। ये हमारा क्या है, अभिकारक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अब आप ये जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो बच्चों लिखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, लॉ ऑफ मास एक्शन। बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से लिखेंगे। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों का सक्रिय द्रव्यमान जो होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारा लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt प्रोपोर्शनल A। ए बच्चों क्या है, अभिकारक है
और विकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो विकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर हम लोग क्या ले लेंगे 0। तो ये हमारा बच्चों आ जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे dx बटे dt बराबर लिखेंगे k इंटू ए की पावर 0। अब बच्चों k क्या है, k हमारा है नियतांक। क्या है बच्चों, नियतांक है। ये हमारा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कह सकते हैं। अब हमारा ए की पावर 0 है तो इस पद को हम लोग हटा देंगे, तो लिखेंगे dx बटे dt बराबर k। अब ए की पावर 0 का मान होता है 1, तो हम लोग 1 लिख लेंगे। अब हम लोग इधर आते हैं तो हम लोग इसके आगे जब करेंगे तो हमारा आएगा dx बटे dt बराबर k। अब हम लोग क्या करेंगे, पाछांतर कर लेंगे, तो dx बराबर हम लोग लिख लेंगे k और dt। k dt लिखने के बाद इसको हम लोग डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 का दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन का निशान लगाते हैं, ये इंटीग्रेशन का निशान है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते नहीं हैं तो dt। ये बच्चों समाकलन का नियतांक है, ये जो लगाया हुआ है ये हमारा पहला पद dx है, दूसरा हमारा k कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, dt का इंटीग्रेशन करेंगे। अब समाकलन से संबंधित आपको कुछ जानकारी दे दें बच्चों। यदि हमारा x की पावर n दिया जाए और dx लिखा है, बच्चों ये डिफरेंशियल है तो इसका मान होता है x की पावर n माइनस 1 इंटू n। ये हमारा होता है डिफरेंशियल। यानी डिफरेंशियल में क्या करते हैं कि जो भी हमें पद दिया जाता है उसकी पावर जो भी होती है उस पावर से घटा लेते हैं और पावर को इंटू में लाते हैं। ध्यान दें बच्चों, हमारा यहाँ पावर का n है, इसको हम लोग गुणे में लाए और उससे एक घटाया है। दूसरी ओर यदि हमारा दिया जाए x की पावर n dx, ये हमारा समाकलन है, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस c हमारा क्या है, जहाँ c क्या है बच्चों, हमारा समाकलन नियतांक है, नियतांक। जैसे हम लोग समाकलन नियतांक बोलेंगे तो हमारा x की पावर n जो है ये हमारा पद है और जिसका c क्या है, कांस्टेंट है। फिर बच्चों ध्यान दो, यदि हमारा 1 इंटीग्रेशन दिया गया हो और dx हो तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर x की पावर 0। यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है बच्चों, 1। अब मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन 1 dx है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू dx। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन जब आएगा तो उसका मतलब ये होगा x की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 और प्लस c। बच्चों ध्यान दें मैंने कैसे किया है, इस सूत्र में हम लोगों ने रख दिया है x की पावर n की जगह पर हमारा क्या x की पावर 0 है, तो n का मान बच्चों कितना हो गया इसमें 0। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पावर बढ़ाया है तो 0 प्लस 1 यहाँ लिख दिया, 0 प्लस 1 नीचे 0 प्लस 1, तो हमारा बना गया। जिसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x की पावर 1 बटे 1 प्लस c। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस c। बच्चों क्या लिख देंगे हम लोग, x प्लस c। बेटा ध्यान रखेंगे आप। अब ये हमारा जो dx है, dx को हम लोग इसी पद में अगर लिखेंगे तो हमारा आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ हम लोग 1 मान लें, dx बराबर k इंटीग्रेशन dt। तो 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 0 dx k इंटू dt। अब x की पावर 0 का हम लोगों ने जब समाकलन किया यानी इंटीग्रेशन किया तो कितना आया, x प्लस c जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड पे लिख लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन हमारा कितना, इसका कितना आएगा, x आ गया, इसका इंटीग्रेशन हमारा x आया बराबर k dt का इसी प्रकार इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, t आ जाएगा और कांस्टेंट क्या आएगा, c। जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर x की पावर 0 dx लिया था, इसी प्रकार से अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t की पावर 0 और dt। तो जिस प्रकार से इसका हम लोगों ने किया था तो हमारा x प्लस c आया था, तो इसका हमारा आएगा t प्लस c। और कांस्टेंट हमारे दोनों में है तो कांस्टेंट तो हम लोग एक ही यूज करेंगे, तो हम लोगों ने लिख लिया।
तो हमारा समीकरण ये आया x बराबर के टी प्लस सी। अब हम लोग लिख देंगे यदि x बराबर 0 और t बराबर 0 हो तो ये स्थिति कब होगी, जब बच्चा प्रारंभ कर रहे होंगे। तो हमारा आएगा 0 बराबर k गुणे 0 प्लस सी। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा c बराबर 0। क्या मिला बच्चों, c बराबर 0 हम लोगों को मान मिल जाएगा। जब c बराबर 0 मान मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान उठा करके इस समीकरण में रख देंगे। इसको हम लोग समीकरण 1 डाल लें। c बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो c बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा ये आएगा x बराबर के टी प्लस 0। c की जगह हम लोग क्या लिखा 0, तो हमारा आएगा x बराबर के टी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे k का मान निकालेंगे तो k बराबर बच्चों आएगा x बटे टी। यही हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलन सूत्र है, जो हमारा वेग स्थिरांक का सूत्र आता है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं बच्चों। तो x हमारी सांद्रता है, सांद्रता x का जो मात्रक होगा वो होता है मोल प्रति लीटर। क्या मात्रक होता है बच्चों, मोल प्रति लीटर। और बटे में है सेकेंड, तो हम लोग यहाँ गुणा कर लेंगे सेकेंड का। तो हमारा मात्रक आएगा इसका मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। क्या बच्चों आएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको वैसे ही लिखेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये बच्चों इसका मात्रक हो गया। एक बार आइए चलते हैं हम लोग फिर शुरू से समझ लेते हैं। अगर कहीं कुछ बचा होगा तो उसको दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कोई एक अभिकारक पदार्थ लेंगे। माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से संपन्न होती है। यानी ए हमारा क्या है, अभिकारक है, और उस अभिकारक से हमारा पी कोई उत्पाद बन रहा है। ए अभिकारक है और पी उत्पाद बन रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया, द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम लगाया। द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का सक्रिय द्रव्यमान अभिकारक पदार्थों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अभिकारक पदार्थों का गुणनफल हमारा यही होगा। अभिकारक हमारा ए है तो उसका हम लोगों ने गुणनफल कर लिया, तो हमारा एक ए आ गया। ए की पावर 0 हम लोगों ने इसलिए लिखा है क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जब निर्भर नहीं करता तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0। फिर हम लोगों ने dx बटे dt बराबर के ए की पावर 0 लिखा, जहाँ के हमारा क्या है, नियतांक है। dx बटे dt बराबर के गुणे 1 लिखा, क्योंकि यदि हमारा किसी की पावर 0 है तो उसका मान कितना बच्चों होता है, 1। चाहे वो x की पावर 0 होता तब भी 1 लिखते, t की पावर 0 होता तब भी 1 लिखते, तो हम लोगों ने 1 रख दिया। अब क्या किया, इस 1 को हम लोगों ने समीकरण से अलग कर लिया, तो dx बटे dt बराबर k आ गया। dx बराबर k dt लिखा। अब क्या किया, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में समाकलन किया हम लोगों ने, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड से हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो इसका इंटीग्रेशन का बच्चों ये चिन्ह होता है, ये dx है, फिर k इंटू dt किया। अब आपको बता दें कि बेटा जो हमारा अवकलन होता है ये हमारा है अवकलन, और यहाँ हमारा ये हो रहा है समाकलन। अवकलन समाकलन में फ़र्क ये होता है कि अवकलन में पावर घटती हैं, समाकलन में पावर बढ़ती हैं। अब आप बच्चों यहाँ से देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर पावर x की पावर n लिखा, और यहाँ पर हम लोगों ने n जो पावर में था वो इंटू में लिखा, और फिर हम लोगों ने क्या किया, पावर से एक घात कम की यानी n-1 लिखा हुआ है। दूसरी ओर जब हम लोगों ने समाकलन किया तो समाकलन में क्या किया कि जो हमारा x है, x की पावर 1 बढ़ाई है यानी n+1, और नीचे हर में भी n+1 किया। ये प्लस सी हमारा क्या है, नियतांक है, मैंने यहाँ लिख दिया है। यदि हमारा 1 dx दिया गया हो तो हम लोग 1 का मान x की पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि x की पावर 0 का मान 1 होता है। चाहे इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखेंगे बात सेम होती है। तो x की पावर 0 dx बराबर हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 0 + 1 बटे 0 + 1 + c। तो हमारा ये आ जाएगा x की पावर 1 और ये नीचे 1, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा सीधा सा x + c आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा पद ले लेंगे, जब हमारा t की पावर 0 यानी बच्चों यहाँ वाला हमारा जो पद है
ये dt है, तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं t की पावर 0। तो जब t की पावर हमारा 0 लिखा होगा तो हमारा आ जाएगा t प्लस सी, जैसे हम लोगों ने ये किया है। अब हम लोगों ने क्या किया बच्चों, x की पावर 0 का मान हमारा x आया था, हम लोगों ने रख लिया। फिर dt k तो दिया ही गया, dt का कितना आया t, और दोनों में कांस्टेंट आया है तो कांस्टेंट हम लोगों ने ये रख लिया। ठीक है बच्चों, एक तरफ रखा, इधर नहीं रखा, क्योंकि कांस्टेंट दोनों तरफ रख देंगे तो कट जाएंगे, वो हमें करना नहीं है। तो x की पावर 0, अगर हमारे इनिशियल कंडीशन में देखेंगे तो x की पावर 0 और t बराबर 0 हो तो हम लोग x की जगह पर 0 रख देंगे और t की जगह पर 0 रख देंगे, तो हमारा c बराबर कितना आ जाएगा 0। c बराबर 0 मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये जो समीकरण है ये हमारा समीकरण 1 है। तो हम x की जगह पर क्या रखा बच्चों, हम लोगों ने x की जगह पर हम लोगों ने 0, x की जगह पर हम लोगों ने रखा 0 और k की जगह पर हम लोगों ने गुणा करके 0 मान जब इसमें रखेंगे तो हमारा ये आ गया 0। तो ये हमारा बचा x बराबर kt। तो x बराबर हम लोगों ने लिखा kt, k का मान निकाल लिया, k बराबर x बटे t। मात्रक हम लोगों ने चेक किया तो हमारा x जो होता है इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और चूँकि सेकेंड बटे में है तो इंटू सेकेंड हो जाएगा, तो इसका पूरा मात्रक निकल आएगा मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। अब बच्चों आपको ये बता दें कि शून्य कोट की क्रिया की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बच्चों शून्य कोट की क्रिया की विशेषता नंबर 1 ये होती है कि शून्य कोट की क्रिया प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसकी दूसरी विशेषता ये होती है कि जो शून्य कोट की क्रिया होती है उसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड होता है। तीसरी विशेषता ये होती है कि शून्य कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु जो होती है ये अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अब बात करते हैं बेटा कि अर्ध आयु क्या होती है। तो आपको आज जनरल डिफिनीशन में बता रहा हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है वह उसकी अर्ध आयु कहलाती है। या ये कह सकते हैं कि वह समय जिसमें कोई भी अभिकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है अर्ध आयु कहलाता है। इसके विषय में हम लोग नए सेक्शन में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने शून्य कोट की क्रिया का अध्ययन कर लिया है बच्चों, और इसके दूसरे सेक्शन में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया की कोटि हैं इसमें हमारी 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। साथ ही साथ प्रत्येक के लिए हाफ लाइफ पीरियड हम लोगों को करना पड़ता है, ये भी मैंने आपको बता दिया आज। तो अब अगले एपिसोड में जब हम लोग आएंगे इंग्लिश सेक्शन में तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन करेंगे और उससे संबंधित रासायनिक क्रिया जो होंगी उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।